Good morning, all of you. Today we are going to study about working institution. Our civics, 4th chapter, working institutions. आखिर ये working institutions होते क्या हैं? Any idea? जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें रोल क्या है वर्किंग इंस्टीट्यूशंस का? क्या रिक्वायरमेंट क्या आई? फॉर सेटलिंग डाउन द डिस्प्यूट अमंग द स्टेट, अमंग द गवर्नमेंट एंड अमंग द पीपल. दैट्स व्हाई वी नीड वर्किंग इंस्टीट्यूशन. आखिर ये वर्क करते कैसे, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. हाउ द पॉलिसी डिसीजंस आर मेड, इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि वर्किंग इंस्टीट्यूशंस में जब हम काम करते हैं तो इसके अंदर किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाती हैं. पॉलिसीज बनाने का डिसीजन आखिर लेता कौन है, बनाता कौन है? ये डिसीजंस क्या आम जनता बनाती है? क्या हम लोग बनाते हैं? क्या इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है. वो पॉलिसीज जो बनाई जाएगी उसको फॉलो कौन करेगा? हम लोकल सिटीजन्स. तो उसमें हमारा रोल है. आइए, इन अ डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स बिकॉज दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन द इंस्टीट्यूशन. इसका मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हुए? जो इलेक्शंस के वक्त हमने हमारे लीडर्स चुने, राइट? वही हमारे क्या हुए? रिप्रेजेंटेटिव. तो डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स बिकॉज दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन. किसी को भी डेमोक्रेसी में जब काम करना होता है तो दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? नाउ legislature, executive and judiciary, what are they are the three organs of the government. हमें पता है कि ये हमारे 3 organs of government है. सबको पता है कि नहीं? Three organs of government. क्या गवर्नमेंट इन तीनों के बिना काम कर पाएगी? क्या गवर्नमेंट इन तीनों ऑर्गन्स के बिना काम कर पाएगी? जैसे वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल हैव ऑर्गन्स. हाथ है, पैर है, नाक है, नोज, सबका हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक रोल होता है. ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं कि नहीं? अगर आंखें नहीं है तो क्या बाकी ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे? क्या हाथ नहीं है तो बाकी के ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता है. हर एक ऑर्गन का अपना अपना इंडिविजुअल वर्क होता है. उसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है, इसके जो ये 3 ऑर्गन हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट है. ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहता है एग्जीक्यूटिव से कि मेरे काम के अंदर इंटरफेयर मत करना. उसने दोनों को ये बात कह दी, एग्जीक्यूटिव को भी कह दी और जुडिशरी को भी कह दी. यही सेम बात एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से कहता है और जुडिशरी से कहता है, और जुडिशरी यही बात इन दोनों को कहता है. दैट मीन्स ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं. ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं. हालांकि तीनों डिपेंडेंट हैं, तीनों एक दूसरे के बिना काम भी नहीं कर सकते, लेकिन डिसीजन मेकिंग में, अपनी पॉलिसीज, रूल्स, लॉज बनाने में ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं. इन तीनों के वर्क में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होगा. अगर लेजिस्लेचर कोई अपना डिसीजन बना रहा है, अपनी पॉलिसी बना रही है, तो उसमें जुडिशरी किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा. अगर जुडिशरी अपने जज पैनल वगैरह सेट आउट कर रहा है तो इसमें लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. इंडिपेंडेंट होके भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये तीनों नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कैसे रन करेगी. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे मूव करें. चलो, now it play a key role in the major decision. President is the head of the state, as we all know.
व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, वन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन रहा है हमारा. व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. क्लियर? What is the role of the Prime Minister? Prime Minister is the head of the government and actually exercise all government powers. देखिए प्रेसिडेंट क्या ये करता है? प्रेसिडेंट क्या है हमारा? हेड ऑफ द स्टेट एंड इज हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. कंट्री की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो हमारा प्रेसिडेंट है, राइट? और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? Prime Minister is the head of the government and actually exercise all governmental powers. ये exercise करते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं, डिसीजंस बनाए जाते हैं, उसमें हमें परमिशन लेना पड़ती है प्राइम मिनिस्टर्स की. क्लियर हुई ये बात? क्लियर है? What is the role of the Prime Minister? Prime Minister is the head of the government and actually exercise all powers which are related to the government. Clear? Now he take most of the decision in the cabinet meeting. सारी जो डिसीजंस वो लेते हैं वो कहाँ पर लेते हैं? वो कैबिनेट मीटिंग्स में. अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ बैठ के ये सारे डिसीजन फॉर्मुलेट करते हैं. क्लियर है? नाउ अब बात आती है गवर्नमेंट ऑर्डर्स की. हमने बात पढ़ी थी गवर्नमेंट ऑर्डर. गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऑर्डर निकालता है सिंस इंडिपेंडेंस. हर एक ऑर्डर का एक अपना इंडिविजुअल नंबर होता है. कल बताई थी मैंने आप लोगों को ये बात. गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13, 1919 इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम. आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन अगेन अराइज हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस मेमोरेंडम? द ऑर्डर विच इज issued by the government, it is called the office memorandum. This order announced a major policy decision. According to this, 27% of the vacancies in the civil post and the services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. Again question हमारा arise हो रहा है ये, what is SEBC? SEBC क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ऐसा पिछड़ा वर्ग जो सोशली और एजुकेशनली बहुत ज़्यादा वीक है, उनके ऊपर गवर्नमेंट अब कंसंट्रेट करना चाहती है, उनको डेवलप करना चाहती है, उनका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहती है. क्लियर ये बात? आगे चले. व्हाट इज SEBC? क्वेश्चन अराइज हो गया. व्हाट इज SEBC? Now, the government of India had appointed the second backward classes commission in 1979. It was head by श्री BP मंडल. कब स्टार्ट किया था इन्होंने ये? 1979. ये आपका MCQ का क्वेश्चन हो गया एक. ध्यान रखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ये एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके. And it was headed by Shri BP Mandal. Again 1 mark question, short question answer. It was started by BP Mandal in 1979. It was asked to determine the criteria to identify the socially and एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. उनका मेन एम क्या था कि हमें ऐसे वर्ग को ढूंढना है, ऐसे सेक्शन को ढूंढना है सोसाइटी के अंदर जो सोशली और एजुकेशनली वीक है, जिनको किसी तरह का कोई क्या नहीं दे पा रहे, कोई बेनिफिट, कोई प्रिविलेज उनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिला हुआ नहीं है या गवर्नमेंट नहीं करी है. टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, to recommend 2 steps to be taken for the advancement of socially and educationally backward classes. तो क्या कर रहे हैं? उनको एडवांसमेंट करने के लिए, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ऐसी रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई गई हैं जिससे कि उनका लिविंग स्टाइल और लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके. आया समझ में? दैट इज SEBC which is started by BP Mandal, who is the head of this commission. And it is started in 1979. Now, what are the institutions? हम institutions के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी institutions होते क्या हैं.
Some arrangements are made in the modern democracies which are called the institutions. कुछ ऐसे अरेंजमेंट जो हमारी डेमोक्रेसी की हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं जिनको हमने इंस्टीट्यूशंस बोला है. डेमोक्रेसी वर्क्स वेल with when these institutions perform function assigned to them. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी अच्छे से स्मूथली रन आउट करता है जब इसको अपने फंक्शंस पता होते हैं. और वो फंक्शंस क्या होते हैं, एक बाउंड्री में होते हैं, एक लिमिट में होते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम एक कोचिंग में पढ़ते हैं, राइट. हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होगा कि नहीं होगा, होगा. हर एक डिपार्टमेंट अलग होगा. हर एक डिपार्टमेंट में जो टीचर्स होंगे, जो एडुकेटर्स होंगे, जो काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी क्या है, सबको अपने अपने फंक्शंस पता है कि हमें किस तरह से रन आउट करना है हमारी कोचिंग को. क्लियर हो रही है बात. सभी को अपने अपनी क्या है, फंक्शंस पता है. और हर एक फंक्शंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पता है. पता है कि नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इंस्टीट्यूशन. क्या कहलाएगा, इंस्टीट्यूशन. क्लियर. नाउ आखिर इनकी जरूरत क्या पड़ी. क्या हमारे तीनों ऑर्गन्स गवर्नमेंट को, हमारे डेमोक्रेसी को ढंग से नहीं चला रहे. सबको क्या अपने प्रॉस एंड कॉन्स पता नहीं है. सबको क्या अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता नहीं है. सबको ये पता है कि हम तीनों अलग अलग हैं और ना चाहते हुए भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं. तीनों ऑर्गन्स को ये बात पता है कि नहीं. डेमोक्रेसी भी अपने आप स्मूथली रन आउट कर रही है. हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म चल रहा है, ठीक है, स्मूथली वर्कआउट कर रहा है. फिर आखिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या पड़ी. ऐसा क्या हुआ कि हमें ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना के हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना फंक्शन बताना पड़ा. तो व्हाट इज द नीड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशंस क्या करवाते हैं. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स मीटिंग्स, committees and the routines. This often leads to delays and the complication. Some of the delays and the complications, ये देखिए हमारा इंस्टीट्यूशन, he is Varun and Varun is thinking whether should I go to the institution or not, right. He is waiting, he is unable to take the decision. For a wider set of the people to be consulted. अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारी मीटिंग्स हेल्ड की जाती है. सारे मिनिस्टर्स एक जगह आके बैठते हैं, वहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती है. कमेटी मेंबर्स आके बैठते हैं, वहाँ पे हर मेंबर को उनके फंक्शंस बताए जाते हैं कि आपके फंक्शन ये हैं, आपकी उसकी लिमिटेशंस ये है, आपको इस दायरे के अंदर रह के काम करना है. अगर आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा. Institution make it difficult to have a good decision take very quickly, but they also make it equally difficult to the rush through a bad decision. बताइए इसका क्या मतलब हुआ. Institution make it difficult to have a good decision. हमारे लिए इंस्टीट्यूशन बाधाएं पैदा करता है कि आप एकदम से क्विकली डिसीजन नहीं ले सकते. क्यों, क्योंकि ये सवाल किसका है, हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे सिटीजन ऑफ कंट्री का. तो आप जल्दी से क्विकली कोई डिसीजन नहीं ले सकते. उस डिसीजन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, तब जाके आप किसी कुछ सोल्यूशन पे, किसी रिजल्ट पे पहुंच पाते हो. और ये हमें हेल्प आउट भी करता है बैड डिसीजन न लेने में. जब अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं सबके, जब हम एक साथ बैठ के उनको जानते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि जो हम करने जा रहे थे शायद वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल हो. तो हम क्या करेंगे, हमारा एक कदम पीछे ले लेंगे. हमें पता पड़ जाएगा कि जो हम करने जा रहे थे वो बैड डिसीजन हो सकता था, राइट. तो इट प्रिवेंट यू फ्रॉम टेकिंग द बैड डिसीजन एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इन टेकिंग द गुड डिसीजन फॉर योर कंट्री. क्लियर. एनी डाउट. दोबारा समझना है ये. चलिए अब हम आते हैं पार्लियामेंट पे. क्या होता है पार्लियामेंट, क्या है हमारी, व्हाट इज पार्लियामेंट, बताइए. पार्लियामेंट क्या होता है, जहां प्रेसिडेंट होते हैं, जहां लोकसभा होती है, जहां राज्यसभा होती है, वो हमारी पार्लियामेंट होती है. इज इट राइट.
पार्लियामेंट क्या होती है? व्हाट इज अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज अ फॉर्म ऑफ where all the elected representatives sit together and take the decision for our country, and it include president, members of the Lok Sabha and member of the Rajya Sabha. Rajya Sabha is also called the upper house and the Lok Sabha is called the lower house. So sometimes in the paper कई बार ये होता है कि इंस्टेड ऑफ राज्यसभा अपर हाउस लिखा हुआ आता है, इंस्टेड ऑफ लोकसभा लोअर हाउस लिखा हुआ आता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये लोअर हाउस तुमने पढ़ा ही नहीं, ये होता क्या है। और ये बात समझ में ध्यान रखना है कि लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, राज्यसभा हमारा अपर हाउस। चलिए, पार्लियामेंट क्या करता है? इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ parliament at the state level which is called legislature or the legislative assembly. Parliament consists of the president and the two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. अब बात आती है पार्लियामेंट की क्या जरूरत आ गई? इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है ना, इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है ना, फंक्शंस बना रहा है, हमें डिसीजन अच्छा और बुरा डिसीजन लेने की हमें पावर दे रहा है, तो इस पार्लियामेंट की क्या जरूरत आ गई? वहीं हो जाएंगे सारे काम। क्यों? माइंड में क्वेश्चन आता है कि नहीं कि वर्किंग इंस्टीट्यूशन भी है, पार्लियामेंट भी है, इन दोनों की जरूरत क्या आई? हायर लेवल अथॉरिटी के जितने भी वर्क होंगे वो हमारे पार्लियामेंट में होंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जो हमें वर्क दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो हमें डिसीजंस लेने होंगे, उसके रिलेटेड जो हमें काम एक दूसरे को देने होंगे, डिसीजन लेने होंगे, पॉलिसीज बनानी होगी, वो हमारा सारा काम वर्किंग इंस्टीट्यूशन में होगा। आई बात समझ में? इसलिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कंट्रोल दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या किसको कंट्रोल करता है? जो हमारे देश को रेगुलेट कर रहा है, जो हमारे देश को चला रहा है। इसलिए हमें पार्लियामेंट तो चाहिए ही चाहिए। द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन so long as they enjoy support of the parliament. With the help of the parliament we are able to take the decision for run our country. Parliament control all the money that government has. एक बात बताइए, यहीं पे तो अलॉटमेंट होगा हमें किस चीज का? पैसों का। मोनेटाइजेशन यही होगा। किस डिपार्टमेंट को वर्कआउट करने के लिए कितना पैसा देना है, वो सारे डिसीजन कौन लेगा? देखिए, मैंने भी आपको बताया कि पार्लियामेंट और वर्किंग इंस्टीट्यूशन काम लगभग दोनों का सेम है, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होती है हमारे डिसीजंस को पास आउट करने की, वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास, क्योंकि वहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन वर्किंग इंस्टीट्यूशन में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, वहाँ हम सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जहाँ पे हम हमारे हमारे व्यूज़ को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, हमारे ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं, हमारे आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, जहाँ हमें पता पड़ता है कि जो हम करने जा रहे थे, जो हम डिसीजन लेने जा रहे थे, वो सही है कि गलत है। तो हमने वर्किंग इंस्टीट्यूशन में क्या किया? उसको रेक्टिफाई कर लिया। आ रही है बात समझ में? जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आप लोगों को सभी सिखाया जाता है कि आप आगे जिस इंस्टीट्यूशन में काम करने जा रहे हो, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में आप करने काम जा रहे हो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी, जिसको यहाँ पर आप सीखो कि आप उसको कैसे सॉल्व आउट करोगे। तो वो आपका क्या हो गया? वर्किंग सेंटर हो गया। फाइनल एग्जीक्यूशन कहाँ किया आपने? आपकी फैक्ट्री में जाके। आ रही है बात समझ में? तो वो फैक्ट्री में जाके जो आपने काम किया वो आपकी पार्लियामेंट है, वहाँ आपकी फाइनल अथॉरिटी है, वो आपको जवाब देंगे कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। और सही गलत आप ऑलरेडी आपके वर्किंग इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग के वक्त सीख कर आ रहे हो। आई बात समझ में? आ रहा है समझ में? Parliament is the highest forum of discussion and debate on the public issues and national policies in any country. वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है हमारे पब्लिक इश्यूज को लेके और हमारी नेशनल पॉलिसीज को लेके। क्लियर? चलिए, ये क्या है? हमारी पार्लियामेंट।
नाउ अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर चैम्बर, इट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। वोट होते हैं, हमारे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, जिसमें हम डायरेक्टली हमारा रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। देखिए लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो हमारे डायरेक्टली होते हैं और राज्यसभा के इलेक्शंस हमारे इनडायरेक्टली होते हैं। राज्यसभा के इलेक्शंस में ही हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं और लोकसभा के इलेक्शंस में हम हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 545 प्लस 2 मेंबर्स कौन से हैं हमारे? ये 2 मेंबर्स और कौन से होते हैं इसमें साथ में हमारे? अदर रिलीजन्स के। नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। कहाँ से? ये एंग्लो इंडियन, दूसरी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। नाउ राज्यसभा को और क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहा जाता है? राज्यसभा और द अपर चैम्बर, इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसके अंदर इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो चुने हुए ऑलरेडी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्शन करेंगे, अपना वोट देंगे, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। It is indirectly elected and they perform special functions such as interest of various states, regions or federal unit. Clear? आगे चले। How many members are there? Total number of members of the Rajya Sabha is 250 plus 12 members are nominated by the president from literature, science, art and social services। ये जो 12 members अलग है ना, ये वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं? हमारे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड द पर्सन्स हु आर गिविंग अस सोशल सर्विसेज, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द राज्यसभा। क्लियर? नाउ एनी ऑर्डिनरी लॉ हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। कोई भी लॉ अगर हमें बनाना है, जिसको हम भाषा में क्या कहते हैं? बिल। बिल पढ़ा था हमें, सबने पढ़ा है बिल 8th क्लास में। तो कोई भी लॉ, यहाँ हम उसको बिल कहें, वो पास किया जाता है दोनों हाउसेस की परमिशन से। मान लीजिए लोकसभा के पास एक बिल आया, उसने वो बना के राज्यसभा के पास भेजा। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उस पर परमिशन ग्रांटेड कर देता है, राइट, तो वो लॉ हमारा बन जाता है। और अगर वो हमें किसी तरह का कोई कंसेंट नहीं देता है तो अपने आप ही मान लिया जाता है कि लोकसभा उस लॉ के ऊपर सहमत है। दैट मीन्स 14 days पीरियड टाइम इज गिवन टू द राज्यसभा फॉर हिज कंसेंट। अदरवाइज आफ्टर दैट इट इज एक्सेप्टेबल एज दे आर रेडी टू पास दैट लॉ। दिस वी हैव ऑलरेडी रीड इन 8th class. But if there is difference between the houses, the final decision is taken in the joint session. Owing to the large number, the view of the Lok Sabha is likely to prevail. Lok Sabha exercise more power in money matters. लोक सभा का जो प्रस्ताव होते हैं किस मैटर्स पे ज़्यादा होते हैं? मनी मैटर्स। हमारा जो बजट पास होता है ना, वो कहाँ से जाता है? हमारा लोकसभा से। क्योंकि सारे डिस्कशंस जो होते हैं, हमारे जो लोकल सिटीजन्स हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं जिन्होंने हमें चुना है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि हमारी आम जनता क्या चाहती है, किसके प्राइसेस हमें घटाने हैं, कहाँ रिक्वायरमेंट है बढ़ाने की, राइट। तो ये सारे मैटर्स जो मनी से रिलेटेड है वो कहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं? लोकसभा के अंदर। द राज्यसभा कैन सजेस्ट चेंजेस इन सच मैटर्स बट द लोकसभा हैज़ द फाइनल से इन दीज मैटर्स। तो कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें अगर राज्यसभा किसी तरह की कोई परमिशन नहीं देता है या परमिशन ग्रांटेड नहीं करता है, अपनी कंसेंट नहीं भेजता है, तो कई ऐसे मैटर्स हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा के बिना अपने डिसीजन ले सकता है। उसमें उसे राज्यसभा की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कौन से मैटर्स होते हैं? द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द मनी। द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा किसको कंट्रोल करके रखता है? सारे काउंसिल मिनिस्ट्रीज को कंट्रोल करके रखता है। द गवर्नमेंट हैज टू क्विट इफ दे लॉस द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। कई बार जो लोकसभा की मीटिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है, बर्खास्त भी कर दी जाती है।
द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, लेकिन राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती है वो डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा की जा सकती है लेकिन राज्यसभा की नहीं। नाउ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होता है बताइए? एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट देयर आर द सम फंक्शन हु टेक डे टू डे डिसीजन, ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? कुछ ऐसे फंक्शंस जो डे टू डे में लेने पड़ते हैं, हमारे डेली के डिसीजन, हमारे डेली के डिसीजन, हमारे डेली के फंक्शंस, वो कौन रेगुलेट करता है? एग्जीक्यूटिव। क्या डेमोक्रेसी में हमारे गवर्नमेंट में डे टू डे के कोई फंक्शंस नहीं होते? क्या डे टू डे कोई डिसीजंस नहीं लेने होते? क्या बार बार उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बिठाई जाएगी? क्या वर्किंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर कमेटी बिठाई जाएगी? नहीं, ऐसा रोज पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए हमने कुछ एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट कर रखे हैं जो हमारी डे टू डे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। All those functionaries are collectively known as the executive. They called executive. आखिर इनको executive कहा क्यों जाता है? execute करना मतलब उसको lay out करना, execute मतलब उस function को lay out करना, करके दिखाना, करके दिखाना। They call executive because they are in charge of execution of the policies of the government. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. क्योंकि हमारा गवर्नमेंट क्या करता है? वर्क करता है डेली, अपने प्लान्स को ले आउट करता है डेली। तो हमारी गवर्नमेंट तो क्या है? रोज ही फंक्शन करती है, रोज ही एग्जीक्यूटिव की तरह वर्क करती है। वो तो करती है कि नहीं? Further, executive is classified into two categories. Now, the executives are divided into two categories. First one is political executives. The political executive is elected by the people for the specific period. Example, 5 years. Ministers fall in all this category. जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं कि नहीं? वो सारे क्या हैं? हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। क्या हैं वो? हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए उनको चूज किया जाता है? 5 इयर्स के लिए। नाउ इसी में हमारे इंक्लूडेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में हमारे कौन इंक्लूडेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हमारे, इट इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स। क्या इंक्लूड करता है? हमारे सभी डिपार्टमेंट के सारे मिनिस्टर्स को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर: कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्जेस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑल्सो। जो हमारे सीएम वगैरह सब आ गए, राइट? वो कौन से मिनिस्टर्स कहलाएंगे? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। About 20 top level minister who are in charge of the major ministries. मतलब टॉप 20 मेंबर्स को चुना जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जो मेनली हमारे टॉप फंक्शंस जो रेगुलेट करते हैं हमारे स्टेट्स के या हमारे इंडिया लेवल पे। वो कितने मेंबर्स चूज करते हैं हम? 20। अब उसके नीचे भी सब लेवल होते हैं, सब डिवीजन होते हैं। मतलब हर एक डिवीजन पे हर एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे स्टेट का अपॉइंट कर दिया हमने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, तो वो सारे स्टेट को रेगुलेट तो कर पाएंगे, लेकिन अपने नीचे कुछ सब मिनिस्टर्स रखेंगे जो टेक केयर करे अदर सिटीज़ का, अदर टाउन्स का, क्योंकि एक मेंबर, एक मिनिस्टर तो सारी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, दे आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉल मिनिस्ट्रीज। आ गई वही बात, स्मॉल मिनिस्ट्रीज को रेगुलेट करना। मिनिस्टर जो हमारे 20 टॉप लेवल मिनिस्टर्स होंगे, मान लीजिए ये हमारे 20 टॉप लेवल मिनिस्टर्स हैं। अब इस 20 टॉप लेवल मिनिस्टर्स के अंदर भी फर्दर सब डिवीजन होगा। यहाँ पे भी हमारे जैसे स्पोर्ट्स के हो गए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, हमारे वाटर के हो गए, इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर हो गए, ट्रांसपोर्ट के हो गए, राइट? इस तरह के अलग अलग मिनिस्टर्स हो गए। अब इनके नीचे भी क्या होंगे? अलग अलग इंचार्ज होंगे। इनके नीचे भी
अलग अलग इंचार्ज होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे इनको और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे इनको। आ गई बात समझ में? Now, Minister of State, they are attached to and required to assist cabinet minister. आ गई वही बात? They are attached to their minister. That means attached to the cabinet minister. The parliamentary democracy is often called the cabinet form of government. They use most of the important decisions. Now, are taken in cabinet meeting. Now, इनकी अब responsibility क्या होती है? जब ये मिनिस्टर्स चूज कर लिए जाते हैं, इनको अपॉइंट कर लिया जाता है, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? द मिनिस्टर में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन। हर एक मिनिस्टर के अपने अपने व्यूज होते हैं, हर एक मिनिस्टर के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। देखिए, जब ये डिसीजंस आपस में क्लैश करते हैं, भाई हर एक मिनिस्टर के अपने अपने होते हैं डिसीजन, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो कई बार क्या होता है, इन मिनिस्टर्स के जो ओपिनियंस होते हैं, वो डिसीजन होते हैं, वो क्लैश हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं, वो इनकी हेल्प आउट करते हैं डिसीजन लेने में। हाँ मनन? लेकिन बेटा उनको स्टेट ही बोला जाता है। Country is called the head of the state. Country itself is called the state. आया समझ में? Now, prime ministerial form of government. If cabinet is the most powerful institution within the cabinet, it is the prime minister who is the most powerful. The prime minister commands so much power in parliamentary democracy that parliamentary democracy is sometimes seen as the prime ministerial form of government. Now, the election of the president. बात आती है कि लोकसभा में इलेक्शन हुए, वोट डायरेक्टली हुए, उसके अंदर हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज कर लिया। बात आती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उनको कैसे चूज किया जाता है, राइट? The president is not directly elected by the people. The elected members of the parliament. Parliament में भी कुछ members को चुना जाता है. That is called the member of the parliament. And the elected member of the legislative assemblies elect the president. That means जो हमारे president के elections होंगे, उसके अंदर कौन include होंगे? किनको voting right दिया गया है? Member of parliaments को और member of legislative assembly को। मतलब सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं, सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं, कुछ को, मान लीजिए 25 हैं तो इसमें से 15 को या 20 को, इट डिपेंड्स, राइट? सभी को ये अथॉरिटी नहीं होती है। नाउ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या इनकी पावर्स होती हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं? All major appointments are made in the name of the president. President सारे appointments देते हैं। All international treaties and agreements are made in the name of the president. हमारा कोई भी assignment होगा, किसी भी treaty पे साइन किया जाएगा, तो वो किसके नाम पे साइन किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पर। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। डिफेंस से रिलेटेड हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। कौन लेते हैं? बिकॉज डिफेंस का जो मेन पावर दे रखा है, जिनको चीफ कमांडर मानते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। ऑल लॉज एंड द मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, right? All bill passed by the parliament become a law only after the president give assent. जब तक वो अपनी कंसेंट नहीं देंगे, जब तक वो किसी लॉ पे साइन नहीं करेंगे, तब तक लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा बनाया गया लॉ या बिल पास नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? जब तक कोई भी बिल जो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा
बनाया गया है वो जब तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट नहीं दे सकते। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज करते हैं? हालांकि वो डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? प्रेसिडेंट का भी। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिए जाते हैं देन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज करते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज इंडियन जुडिशरी? हमारा थर्ड ऑर्गन है, हमारा जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है? द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स एट द लोकल लेवल। हमें पता ही है किस तरह से हमारा जो जुडिशरी है वो डिवाइडेड है। बताइए, पूरे होल कंट्री के लिए क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे। हाई कोर्ट क्या है हमारा? स्टेट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी? India has an integrated judiciary. It means that the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding to the all other courts of the country. मान लीजिए कोई डिसीजन हमारा सुप्रीम कोर्ट से आता है तो वो बाइंड करता है, अबाइड करता है किसको? हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट लेवल को कि ये आपको मानना ही होगा। उसमें हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है। अगर कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है तो उसके अंदर हाई कोर्ट किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई लॉ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो वो डिस्कस कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि हायर अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू? The Supreme Court of India and the High Court can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country, whether at the union level or the state level. When it is challenged before them, it is known as the judicial review. मान लीजिए किसी लॉ को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो चाहे वो यूनियन लेवल का हो या कोई स्टेट लेवल का हो, सुप्रीम कोर्ट जो उसके ऊपर अपना डिसीजन दे देगा वो फाइनल होगा, चाहे उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट कितना भी डिस्कशन कर ले। सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के साथ मिलके उस लॉ के ऊपर, उस बिल के ऊपर या कोई भी केस के ऊपर क्या करता है? डिस्कशन करता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, यूनियन लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, तो वो क्या करता है? डिसीजन लेता है। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। आई बात? यूनियन लेवल हो गया हमारा सारा सेंट्रल मिनिस्ट्री से। यूनियन लेवल होता है हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री की अथॉरिटी सारी, मतलब सेंट्रल से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो। राइट? नाउ व्हाट इज PIL? क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी लॉ विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द जनरल पब्लिक, इफ द पब्लिक फाउंड दैट what if the public found that we are not satisfied with the law, then they can appeal in the court against the government. That is called the PIL, public interest litigation. The court can give judgment and directive to the protect public interest. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government.
गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कोई भी ऐसा लॉ जो हमें ये फील होता है उससे कि हम इससे सहमत नहीं है, ये हमारा ये इंटरेस्ट और बेनिफिट नहीं है, ये हमें किसी तरह से कोई सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इस केस में पब्लिक कोर्ट में अपील कर सकती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बट इट मस्ट बी वैलिड। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, अपनी बात को रखने का तरीका होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके और PIL फाइल कर देगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं होता है, राइट। Independence of judiciary, an independent and the powerful judiciary is considered essential for democracies. Independence of judiciary means that it is under the control of the legislature or not under the control of the legislature or the executive. Indian judiciary is considered as independent owing to the following reason. हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो इंडियन जुडिशरी है वो कैसे वर्कआउट करता है, इंडिपेंडेंट। ना वो लेजिस्लेचर को इंटरफेयर करने की परमिशन देता है, ना ही वो एग्जीक्यूटिव को परमिशन देता है कि आप मेरे वर्क में इंटरफेयर करें। जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है, जो अपने डिसीजन लेता है, अपना जो रोल प्ले करता है, वो इंडिपेंडेंटली करता है, फेयर करता है, अनबायस्ड करता है। बायस्ड होके कोई अपना रोल प्ले नहीं करता है। The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. जो जज चुने जाते हैं हमारे सुप्रीम और हाई कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. In practice, it means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Court, and there is very little scope for interference by the political executive. मतलब सुप्रीम कोर्ट के चुनने होंगे तो मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे. अगर हाई कोर्ट के चुनने हो तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व होंगे. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चुनने होंगे जजेस तो वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस. आ गई बात समझ में? इस तरह से ही हिरार्की चलती रहेगी. मतलब ये सारा काम जो हो जाएगा वो जुडिशरी डिपार्टमेंट अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक मैनेज कर लेगा, लेकिन किसी एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होगा. क्लियर है ये बात? इसी तरह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, उसके अंदर जुडिशरी का कोई रोल नहीं होगा. जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय an impeachment motion passed separately by the 2/3 member of the two houses of the parliament. अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज को रिमूव करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर का कंसेंट जरूरी है. रिटन एग्रीमेंट, रिटन फॉर्म बनाया जाता है जिसके अंदर 2/3 मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर रिक्वायर्ड. क्लियर? तभी आप किसी जज को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जज कैन नॉट बी डिक्रीज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी. जब तक गवर्नमेंट में कोई किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं आ सकती है, तब तक आप किसी भी जज की सैलरी या अलाउंसेस पे कटौती नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते. जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है, उनकी सैलरी और अलाउंस वो फिक्स्ड है, वही आपको उनको पे करनी होती है. मतलब गवर्नमेंट, हम नहीं, गवर्नमेंट पे करती है उनको. The courts in India have the power of judicial review. They can declare invalid any law of the legislature or the action of the executive, whether at the union level or the state level, if they find such a law or action is against the constitution. हमारे कोर्ट के पास, हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के पास इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि ऐसा कोई भी लॉ जो यूनियन के द्वारा या स्टेट के द्वारा पास किया गया है, और चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बनाया क्यों ना गया हो, अगर उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है तो वो उसको डिसॉल्व कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है. इतनी पावर, इतनी हायर अथॉरिटी हमारे जुडिशरी डिपार्टमेंट को दी गई है कि चाहे वो यूनियन लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्यों ना हो, अगर ऐसा लॉ जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, फेवर में नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट कभी भी
डिसॉल्व कर सकता है। The power and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental right. इसलिए ये अपने आप को क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट का मैं कौन हूँ? सिक्योरिटी गार्ड। कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट होने हम नहीं देंगे। उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपका जुडिशरी डिपार्टमेंट आपके साथ हमेशा है। तो इट्स ऑल अबाउट आवर वर्किंग institution. Any doubt? Any query? Write down the notes from this video. Okay? So thank you all of you. We will meet with a new chapter in the new session.